हेलो। लेट्स स्टार्ट। जनवरी 2020 के करंट अफेयर हम करेंगे। ऑल द करंट अफेयर, ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पांचवा स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। इंदौर 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर। तो 31 दिसंबर 2019 को केंद्रीय राज्य मंत्री जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसको कहते हैं MOHUA, हाउसिंग अर्बन अफेयर, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में एक इवेंट स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के लिए आयोजित करवाया था। तो देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020। इसमें जो सिटीज हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है, जो सबसे कुछ मानदंड स्थापित किए हैं, जो उनमें खरा उतरता है उनको कैटेगराइज किया जाता है, मतलब उनको नंबर दिए जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन उनकी निर्धारित की जाती है। तो ये क्वार्टरली होता है, फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर। चलिए, तो अब इससे बात करते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 जो है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण, जो सिटीज हैं उन्हीं में ये होता है। तो 5वां संस्करण यानी फिफ्थ टाइम, ये इस बार फिफ्थ टाइम था जो जनवरी में हुआ था। तो इनमें सिर्फ सिटी को काउंट किया जाता है, ग्रामीण इलाकों को नहीं। तो इसमें जो वेस्ट बंगाल है वो अकेली ऐसी स्टेट थी जिसने कि इसमें भाग नहीं लिया, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में भाग नहीं लिया। तो अब इसकी बात करते हैं रैंकिंग की। तो देखिए, पहला जो कैटेगराइज किया गया है, पहली कैटेगरी है ऐसी सिटी जिनमें 10 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है। तो देखिए, फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर, तो इसमें 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले क्षेत्रों में पहले क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में इंदौर ही रहा फर्स्ट प्लेस पे, और फर्स्ट क्वार्टर में सेकंड प्लेस पे भोपाल और थर्ड पे सूरत। यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश का शहर और सूरत गुजरात का जो सिटी है। तो फर्स्ट क्वार्टर में इंदौर, उसके बाद भोपाल और उसके बाद सूरत, और सेकंड क्वार्टर में इंदौर के बाद भोपाल की जगह राजकोट जो गुजरात की सिटी है, और थर्ड पोजीशन पे नवी मुंबई। ये सबसे साम सिटीज़ थी। और दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है, 1 से 10 लाख की आबादी। तो 1 से 10 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं उनमें जमशेदपुर फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर दोनों में फर्स्ट पोजीशन पे रहा। फर्स्ट क्वार्टर में जमशेदपुर, नई दिल्ली और खरगोन, MP की सिटी है, ये रहे। और सेकंड क्वार्टर में जमशेदपुर, चंद्रपुर और खरगोन। यानी कि जमशेदपुर और खरगोन की जो पोजीशन है वो सेम ही रही। जमशेदपुर फर्स्ट पे, खरगोन थर्ड पे रहा। और लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में नई दिल्ली और सेकंड क्वार्टर में चंद्रपुर सेकंड पोजीशन पे रहा। अब थर्ड जो इसकी कैटेगरी थी वो थी कैंटोनमेंट बोर्ड रैंकिंग। कैंटोनमेंट मतलब जो जहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो देखिए, कैंटोनमेंट बोर्ड रैंकिंग, तो फर्स्ट क्वार्टर में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा, तमिलनाडु का सेंट थॉमस माउंट कैंट। उसके बाद उत्तर प्रदेश का झांसी कैंट रहा। थर्ड पोजीशन पे नई दिल्ली का दिल्ली कैंट रहा। और सेकंड क्वार्टर में दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पे रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश झांसी कैंट, जो कि पहले और दूसरे क्वार्टर दोनों में सेम ही रहा। और उसके बाद थर्ड पे पोजीशन आ गई पंजाब जालंधर की। और सेकंड में जो था सेंट थॉमस माउंट कैंट जो तमिलनाडु का था वो आउट हो गया।
तो देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में सेंट थॉमस माउंट कैंट तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का झांसी कैंट और नई दिल्ली का दिल्ली कैंट रहा। सेकंड क्वार्टर में दिल्ली पहले स्थान पे आ गया थर्ड से। उसके बाद उत्तर प्रदेश का झांसी कैंट वो अपने स्थान पे रहा और थर्ड पे आ गया पंजाब का जालंधर। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के। तो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 जो है, इसका उद्देश्य स्वच्छता के आधार पर शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, जैसे कि हमने बात की। अब बात करते हैं मुख्यालय विभाजन और स्कोर। तो देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण लीग जो है प्रत्येक तिमाही के लिए 2000 अंकों के साथ 3 तिमाहियों यानी कि अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर ये आयोजित किया जाता है 3 टाइम इन ए ईयर। 2000 अंक टोटल होते हैं। अब देखिए, मूल्यांकन 12 सेवा स्तर प्रगति संकेतक होते हैं, यानी कि 12 गाइडलाइंस होती हैं शहरों द्वारा MBSU यानी कि स्वच्छता भारत मिशन, यू मीन्स अर्बन। ऑनलाइन MIS मीन्स प्रबंधन सूचना प्रणाली, जो ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली है उसके मासिक अपडेशन के आधार पर अंकों का मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए, यानी कि स्वच्छता भारत मिशन अर्बन जो है उसका जो ऑनलाइन MIS होता है कि जो डाटा अपडेट होता है MIS में, प्रबंधन सूचना प्रणाली, तो उसी के आधार पर इनके अंकों का मूल्यांकन किया जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण लीग की टीम के द्वारा। अब देखिए, रैंक जो है 2 श्रेणियों में सौंपा गया है। हालांकि ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। पहला है 1 से 10 लाख और दूसरा 10 लाख से ऊपर, और तीसरा है 1 लाख जनसंख्या श्रेणी के कम के जोन जो होते हैं। ये 4 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक किए जाने वाले वार्षिक सर्वेक्षण में तिमाही मूल्यांकन के 25% वेटेज को शामिल किया जाना है। हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे देखिए, जो पैरामीटर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पैरामीटर है अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग। दूसरा है मल कीचड़ प्रबंध, उसको प्रमुख महत्व दिया गया है। देखिए, इसमें इस संबंध में ODF फ्री ODF प्लस मीन्स ओपन डिफेकेशन फ्री, यानी कि सभी शौचालय का उपयोग करते हैं। ODF प्लस प्लस और वाटर प्लस प्रोटोकॉल, तो यानी कि ये स्वच्छता से ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रभावित है, या स्वच्छता को मेन उसमें रखा गया है। मेन जो मतलब स्वच्छता होनी ही चाहिए अगर किसी को टॉप में आना है। तो प्रथाओं के अच्छे संस्थागतकरण को सक्षम करने के लिए कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जैसे विभिन्न अन्य नवीनतम ढांचे भी सर्वेक्षण में लागू किए जा रहे हैं। देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो 60% जो सॉलिड वेस्ट है वो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में प्रोसेस किया जा रहा है, जबकि 96% जो है वार्ड्स उन डोर टू डोर कलेक्शन का अभ्यास करते हैं। ओके, तो यानी कि जो 96% वार्ड्स हैं डोर टू डोर का अभ्यास करते हैं, मीन्स कचरा डोर टू डोर से उठाया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। और 60% जो सॉलिड वेस्ट होता है वो वर्तमान में प्रोसेस किया जाता है। सरकार द्वारा जो लक्ष्य है 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भारत, यानी कि 2022 तक जो सिंगल यूज प्लास्टिक हम लेते हैं, जैसे थैली ले ली का सब्जी के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि वो कहीं से फट जाती है, दूसरी बार उसको उपयोग नहीं कर सकते, तो उसको मुक्त करना है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होती, वो एनवायरनमेंट के लिए विष का काम करती है। दूसरा, जो सड़क निर्माण होगा
उसमें पुनः प्रायोज्य प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए सीमेंट विनिर्माण संघ और भारतीय NHAI के साथ सहयोग, यानी कि जो अब सड़कें बनेगी उसमें प्लास्टिक बिछाया जाएगा, उसमें कुछ चेंज करके सीमेंट के साथ मिलाकर, और इससे ऐसा होता होगा कि प्लास्टिक का भी पॉजिटिव यूज हो जाएगा। सेकंड है कचरा कैफ़े खुले जाएंगे, जहाँ पर ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा कचरा दो वो आपको खाना दे देंगे। और 100% प्रसंस्करण और ठोस कचरे का सुरक्षित निपटान, ये इसके लक्ष्य हैं। तो अभी जो उपलब्धियां हैं, भारतीय शहरों में से 937 ODF प्लस और 328 शहर ODF प्लस प्लस हैं। 2300 शहरों में 57,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक गूगल मानचित्र पर मैप किए गए हैं। कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से 57 शहरों को 3 स्टार का दर्जा दिया गया है, जबकि 4 शहरों को 5 स्टार का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यानी कि 4 शहरों जो 5 स्टार का दर्जा दिया गया है, वहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। ओपन डेफिकेशन फ्री तो है ही वो। अब है नागरिकों द्वारा प्रतिपुष्टि। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 है, उसका सत्यापन नागरिकों की प्रतिक्रिया ली जाएगी। और 4 जनवरी 2020 से नागरिकों को 1969 स्वच्छता हेल्पलाइन, यानी कि 1969 स्वच्छता हेल्पलाइन है, स्वच्छता ऐप, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पोर्टल, आउटबाउंड कॉल और वोट फॉर योर सिटी ऐप के माध्यम से फीडबैक प्रदान किया जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। स्वच्छता ऐप हो गई, 1969 पे कॉल कीजिए, वहाँ पे बता सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पोर्टल, आउटबाउंड कॉल और वोट फॉर योर सिटी ऐप के माध्यम से फीडबैक दे सकते हैं लोग। अब बात करते हैं लास्ट जो स्वच्छता सर्वेक्षण प्रसंस्करण था। स्वच्छ सर्वे 2016 में 73 शहरों को मतलब सम्मिलित किया गया, 73 शहरों में आयोजित किया गया था। जो नेक्स्ट ईयर जो हुआ 2017 जनवरी फरवरी में, उसके बाद 434 शहरों को बढ़ा दिया गया, 73 शहरों की जगह। तीसरा जो सर्वेक्षण हुआ 434 की जगह 4,203 शहरों को 66 दिनों में शामिल करके बहुत सुधार किया गया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया, जिसने 40 करोड़ लोगों को प्रभावित किया। देखिए, चौथे संस्करण में 4237 शहर शामिल किए गए, और ये पूरी तरह से डिजिटल पेपर लेस वर्क सर्वेक्षण था। इसमें 2016 में मैसूर सबसे साफ शहर के रूप में उभरा, और इंदौर जो है बाकी वर्षों में 2016 को छोड़ के बाकी वर्षों में इंदौर सबसे साफ शहर था। ये सारी चीज़ें तो क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने कर दिया है। इसके जो सचिव हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, मुख्यालय दिल्ली नई दिल्ली में, और ये 1952 में स्थापित हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, 2019-25 नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट, 102 लाख करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे की योजना का अनावरण। देखिए, हमारा लक्ष्य है कि हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। तो उसके लिए 102 लाख करोड़ सरकार इन्वेस्ट करेगी। एक अगर मोटा मोटा देखें तो इसमें जो बंटवारा होगा खर्चों का होगा 39-39-22,
सरकार देगी, सेंटर, स्टेट और जो निजी क्षेत्र है उनका भी इसमें योगदान होगा। तो देखिए 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजना, इसमें देखिए 102 लाख करोड़ की टोटल परियोजना है, उसमें 42.7 लाख करोड़ रुपए जो हैं 42% मूल्य की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, ठीक है। और 32 लाख करोड़, जो 32% है, की परियोजना अवधारणा के चरण में है, अभी प्लानिंग चल रही है, और बाकी विकास के अधीन, ठीक है। यानी कि हमें अपनी इकॉनमी को 2025 तक 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। ये वाली जो चीज़ आ रही है ये उसी के अंडर में आएगी, और इसको हम जो बजट वाला हमारा लेक्चर होगा उसमें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए इसको हम जो टास्क फोर्स है, जो सारी चीज़ें होगी, ये सारा उसी के अंडर है। हम इसको जो हमारा बजट वाला लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए नीति आयोग जो है के मुख्य कार्यकारी हैं श्री अमिताभ कांत। अब वित्त मंत्रालय जो था 1946 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका, और इसके जो राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर है, जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं। केरल नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। देखिए केरल पहला राज्य बना जो नागरिकता अधिनियम था सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था। और आप देखिए कि जो जो जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है उन सब ने इसे ऑलमोस्ट रद्द कर दिया है। केरल हो गया आपका, राजस्थान हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया आपका, तो ऐसे ये देखिए पंजाब हो गया आपका, और दिल्ली, यानी कि पांचों जगह जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। देखिए वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, और अब केरला भी हो गया। मतलब इन्होंने घोषणा की थी लेकिन केरला ने सबसे पहले लागू कर दिया प्रस्ताव पारित करके। अब केरल के बारे में, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, नदियां हैं चेरुथोनी, भरतपुझा, पंबा, चालगुडी, परम्बिकुलम नदी। अब नेक्स्ट न्यूज है जो बिपिन रावत हैं, रक्षा मंत्रालय के प्रमुख विपिन रावत जी की अध्यक्षता में एक नया विभाग बना दिया सैन्य मामलों का। जो ये विभाग है वो तीनों सेनाएं जो हैं उनको मतलब एक रखने के लिए कार्य करेगा, और सेवाओं की निगरानी भी करेगा। और इसमें एक ही चीज़ ये नहीं करेगा, वो पूंजी अधिग्रहण, जो फाइनेंशियल मैटर होंगे वो नहीं देखेगा। बाकी इसको डीएम में सैन्य मामलों का विभाग नया बनाया विपिन रावत की अध्यक्षता में। तो डीएमए जो है ये रक्षा मंत्रालय में पांचवा विभाग है, और इसको बनाया गया है जो भारत सरकार का व्यापार का आवंटन नियम 1961 है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चार, देखिए ये तो हो गया डीएमए। डीएमए के अतिरिक्त
एक है रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग है। अब है डीएमए हो गया। थल सेना अध्यक्ष, नौसेना के प्रमुख और वायुसेना के अध्यक्ष। तो थल सेना के मनोज मुकुंद नरवाने, नौसेना के करमबीर सिंह और वायुसेना के भदौरिया जी, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। केंद्र ने फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई की समीक्षा के लिए राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय जीओएम की स्थापना की। देखिए, सरकार योजनाएं लागू कर देती है, लेकिन इनकी समीक्षा करना भी जरूरी है। काम हो रहा है, नहीं हो रहा, पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये टैक्स का पैसा होता है। तो इसको बेहतर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक 7 सदस्यीय समूह मंत्रियों का गठन किया है राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में। तो ये जो 7 सदस्यीय समूह है, वो फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, इन दोनों की समीक्षा करेगा। और इसमें यह भी बताया कि ये जो कदम उठाया गया है, जो 4 बीमा कंपनियां हैं, आईसीआईसीआई, लंबार्ड, टाटा एआईजी, चोलामंडलम एमएस और श्री राम जनरल इंश्योरेंस, तो इनको छोड़ने के बाद किसानों में असंतोष है। और प्रॉब्लम यह है कि किसानों से अधिक फायदा इसमें भी जो बीमा कंपनियां उनको हो रहा है। तो इसकी समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना और फसल बीमा योजना के लिए इसकी गठन किया है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में, ये 14 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था कि अगर किसानों की फसल को नुकसान होता है तो उससे किसानों को वित्तीय सहायता देने। लेकिन प्रॉब्लम ये है, किसानों को प्रीमियम देना पड़ता है। देखिए, 1.5%, 2% और 5% तक प्रीमियम। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा फायदा बीमा कंपनियों को ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार फसल खराब होगी ही, इसलिए किसान जो है वो इसको आनाकानी कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया है। दिल्ली के बारे में हमें सभी को पता है। अब नेक्स्ट न्यूज है, पहले समय के लिए विजाग 2021 में 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर शिखर मिशन की मेजबानी करने वाला है। तो ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 3 दिन की होगी और 4th होगी, और विशाखापट्टनम में विजाग नामक जगह है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये। तो द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो देखिए अमेरिकन एसोसिएशन जो है, इंडियन ओरिजिन के जो फिजिशियन हैं उनका एक ग्रुप है, वो 14वां ग्लोबल हेल्थ केयर समिट आयोजन करने जा रहा है विजाग, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। तो जो भारतीय मूल के चिकित्सकों का अमेरिकन एसोसिएशन है, उसके बारे में बताया गया है। 1984 में स्थापना हुई, ओक ब्रुक, इलिनॉइस, यूएस। इसका मुख्यालय 3 जगह है। इसका जो अध्यक्ष हैं वो है सुधाकर जोनल गड्डा।
हर साल इसके अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। संसद में साझा किए आंकड़ों के अनुसार पोषण अभियान के फंड का 30% 3 वर्षों में इस्तेमाल किया है। आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। पोषण अभियान का जो फंड था उसका 3 वर्षों में सिर्फ 30% ही इस्तेमाल हुआ है। ये स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री है, उन्होंने आंकड़े साझा किए। तो मिजोरम, लक्षद्वीप, एचपी और बिहार, सिर्फ इन 4 राज्य सरकारों ने 3 वर्ष में जो फंड है पोषण अभियान उसका इस्तेमाल किया है, बाकी ने इस्तेमाल किया ही नहीं है। यानी कि 29.97% ही इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें देखिए जिन्होंने किया है थोड़ा बहुत, मिजोरम फर्स्ट पे है, 65% किया है। उसके बाद लक्षद्वीप 61%, उसके बाद बिहार 55%, हिमाचल प्रदेश 53%, मेघालय 48%। और इसमें जो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं पंजाब, कर्नाटका, केरला, झारखंड और असम है। इन्होंने खराब प्रदर्शन किया है, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसने खराब प्रदर्शन किया और उसमें किसी और को डाल दिया जाएगा। तो बेटर है कि लक्षद्वीप हम कुछ ट्रिक बना के कैसे भी याद कर लें, जैसे बिहार हो गया, एचपी हो गया, मेघालय, लक्षद्वीप और मिजोरम, ये छोटी छोटी स्टेट हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में असम, झारखंड, केरल, कर्नाटक, पंजाब। और 2019-20 के दौरान 19 राज्यों को धन जारी किया गया था। उनमें से जो 12 राज्य थे उन्होंने पिछले 2 वर्षों में जारी जो धन किया गया था उसका 1/3 से भी कम का उपयोग किया है। अब देखिए पोषण अभियान जो है इसका जो लक्ष्य है 2022 तक, वो है गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को जो पोषण संबंधी बीमारियां उनमें सुधार लाना है। और पोषण अभियान को मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में लॉन्च किया था और इसके लिए 9,046 का कुल बजट जो है वो लॉन्च किया था, मतलब पेश किया था। और इसमें से 50% है वो बजटीय सहायता के माध्यम से है, और उस 50% में से केंद्र, सेंटर और स्टेट को 60-40 का हिस्से में फंड देना था। पूर्वोत्तर और हिमालय के जो राज्य हैं उनमें अनुपात जो है 90-10 है, यानी कि 90% सेंटर सरकार देगी, 10% राज्य सरकार देगी। और जो संघ शासित शासित क्षेत्र हैं जिनको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है उनको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड देगी। ये आ गया 50% की बात। अब जो दूसरा 50% है वो वर्ल्ड बैंक या अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है। फलस्वरूप केंद्र की जो कुल हिस्सेदारी होगी वो 28,500 तक लो करोड़ रुपए होगी। सर्वश्रेष्ठ है इसमें
मिजोरम, और सबसे खराब करने वाला है पंजाब। अब बात करते हैं महिला बाल विकास मंत्रालय के बारे में। 30 जनवरी 2006 को स्थापित हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है इसका। इसकी जो राज्य मंत्री हैं वो सुश्री देवाश्री चौधरी हैं और सचिव रविंद्र परवार हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूज आई है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 शुरू किया। 30 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा त्वरित शिकायत और पूछताछ के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 शुरू किया है। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं, 139 ही याद रखना है। तो ये मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों का एकीकृत रूप है 139, 182 को छोड़ के। और 139 इसलिए शुरू है कि इससे यात्री जो हैं उनको रेलवे से जुड़ना आसान रहेगा। जो हेल्पलाइन नंबर है 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा और इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम पर आधारित होगा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो है, भारतीय रेल का मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में। 1853 में अंग्रेजों ने स्थापित की थी। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी हैं। नेक्स्ट, गुजरात सीएम ने अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो देखिए, यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा। यह है अहमदाबाद में वैष्णो देवी सर्कल के पास और यह सरदार धाम परिसर में। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, कांस्य की, 50 फीट लंबी, 70,000 किलो की मूर्ति है और इसे लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसे बनाया है पद्म भूषण जिनको मिल चुका है रामबंजी सुतार, इन्होंने इसे डिजाइन किया है। और मध्य गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार पटेल की एकता की प्रतिमा के रूप में जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई। देखिए अभी ये वाली जो है वल्लभ भाई पटेल जी की, ये अलग है। और जो ये वैष्णो धाम सर्कल में बनाई गई है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 50 फीट लंबी मूर्ति, जिसमें लगभग 3 करोड़ का खर्चा है, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है। जो फर्स्ट सबसे बड़ी है वो नर्मदा जिले के केवड़िया में एकता की प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और उसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट, जबकि ये वाली 50 फीट लंबी है। और इसका खर्चा लगभग 3 करोड़ है, जबकि उसका खर्चा 3,000 करोड़ था। गुजरात में इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है बट वो सब जानते हैं। त्रिपुरा में अनुष्ठानिक महोत्सव लाई हरोबा, ये ध्यान रखना ऐसा आ सकता है कि लाई हरोबा क्या है। तो ये एक त्रिपुरा का अनुष्ठानिक महोत्सव है जो मनाया जाता है मैतेई समुदाय द्वारा।
और उसका उद्घाटन विधानसभा के स्पीकर रेवती मोहन दास ने किया। देखिए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, राज्यपाल रमेश व्यास, सीएम विप्लव कुमार देव। राजवाड़ी और क्लाउडेड लेपर्ड, ये जो नेशनल पार्क हैं, ये त्रिपुरा में है। राज्य के पशु फ्यारे का पता बंदर, राज्य पक्षी हरा शाही कबूतर। गुमटी, रोवा, सिपाही जला और तृष्णा, ये चारों वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं त्रिपुरा में है। नेक्स्ट न्यूज है, गुजरात में 2020 के एशियाई शेर की जनगणना के लिए 10,000 कैमरों का उपयोग किया जाना है। तो इसमें जो काउंटिंग होगा वो होगा एशियाई शेर, और उसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियोफारिका। और जो गुजरात राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान है, वो एकमात्र निवास स्थान है इस शेर का। और इसे IUCN में लाल सूची के तहत लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है। लाल सूची यानी कि रेड लिस्ट में है, खत्म होने वाले हैं। अब बात करते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में। 1982 में स्थापित हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में मुख्यालय है। नेक्स्ट है, भारी उद्योग विभाग ने देश भर में 2636 EV चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी। तो भारी उद्योग विभाग जो है ने फेम इंडिया सड़क परिवहन क्षेत्र में गतिशीलता को साफ करने के लिए योजना चरण 2 के तहत 24 शहरों और केंद्र शासित प्रदेशों के 26 शहरों में 2636 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। अब बात करते हैं EV चार्जिंग स्टेशनों के बारे में। तो फेम इंडिया योजना के तहत भारी उद्योग विभाग ने देश भर के विभिन्न शहरों से भावों की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया और 7,000 EV चार्जिंग स्टेशन के लिए 106 प्रस्ताव पास प्राप्त किए। तो 6,000 जो प्रस्ताव 106 प्रस्ताव प्राप्त किए थे, उसमें 2636 EV चार्जिंग स्टेशनों को परियोजना कार्यान्वयन और स्वीकृति समिति की मदद से चुना गया है, PISC की मदद से। और जो फेम इंडिया है, वो 1 अप्रैल 2019 से 3 साल के लिए 10,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ, इसका जो बजट था वो 10,000 करोड़ था फेम इंडिया का, 3 साल के लिए 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था इलेक्ट्रिक वाहनों का जल्दी से जल्दी, मतलब इनको अनुकूल बनाना है भारतीय रोड के प्रति। कैसे इनको अनुकूल बनाया जाएगा? चार्जिंग स्टेशन जगह जगह स्थापित करके। नेक्स्ट है, भारी उद्योग मंत्रालय जो है 2015 में स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और जो मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं। नेक्स्ट है, पटोला साड़ी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए KVIC का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात में खुला। तो ये खुला खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पटोला साड़ियाँ जो होती हैं उनको उत्पाद बढ़ाने के लिए गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला। 75 लाख का खर्चा आया और इसमें से 60 लाख का जो योगदान है वो KVIC
यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दिया। पटोला साड़ी गुजरात का ट्रेडमार्क है। तो केवीआईसी जो है उसके अध्यक्ष वीके सक्सेना और मुख्यालय मुंबई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट डिवीजन के बारे में। अभी मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ यहाँ पे। हमें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, अभी 40 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। मे बी 2 या 3 वीडियोज़ में हम इसको पूरा जनवरी के करंट अफेयर कवर करेंगे। सो थैंक यू।